मैं अपनी बात कहूं उपसभापति जी, उसके पहले मेरी एक पीड़ा है जो बात अंत में हमारी सहयोगी कह रही थी, मैं उसको व्यक्त करना चाहता हूं सदन में। मैं उसको व्यक्त करना चाहता हूं सदन में। मैं बता रहा हूं, सुनिए, शांति से सुनिए। जॉन जी, आप बहुत बोलते हैं, अगर आप बोलेंगे तो आपस में बात नहीं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता था, एक व्यक्तिगत पीड़ा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद हमारे कुछ विपक्ष के वरिष्ठ नेता बाहर गए, प्रेस के सामने जो उन्होंने वक्तव्य दिए, उससे मैं व्यक्तिगत रूप से तो दुखी है ही हूँ। मेरे अलावा मेरे ख्याल से देश के हर एक व्यक्ति उससे दुखी है। एक ऐसी टिप्पणी इस देश की प्रथम नागरिक के बारे में ये कहना कि पुअर लेडी, ये शोभा देता है। ये बहुत बहुत दुखद बात है। इस देश में पहली बार जनजाति समाज से आई एक नेत्री इस देश की राष्ट्रपति बनी, उससे पीड़ा हो रही है इन लोगों को। दूसरे नेता बोलते हैं मानसिकता है कि भाषण बड़ा बोरिंग था, राष्ट्रपति का अभिभाषण बोरिंग था। मैं चाहता हूं हमारे वरिष्ठ नेता खड़गे जी यहां बैठे हुए हैं, वो अपने नेता को समझाएं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण मनोरंजन के लिए नहीं होता है, वो बहुत एक संजीदा चीज है जिसको उनको समझना पड़ेगा। देश के भविष्य, ये एक दस्तावेज है जो देश के भविष्य और जो पिछले 1 साल में काम हुए हमारी सरकार ने किए उसको बताया जाता है। ये मनोरंजन के लिए नहीं, इसमें चुटकुले नहीं होंगे कि उनका मनोरंजन किया जाए। इससे ये मेरी पीड़ा है। अभिभाषण ये आजकल एक चल रहा है। मैं तो सभापति जी के बारे में कई बातें कही गई हैं इस सदन में, सदन के बाहर। आजकल तो ये फैशन हो गया है, जो संवैधानिक पद पे लोग बैठे हैं उनके बारे में टिप्पणी करो। एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते हैं कि हरियाणा जहरीला पानी छोड़ रहा है, वो दिल्ली को जहरीला पानी दे रहा है। और मेरे तो आश्चर्य है कि ऐसा कोई पूर्व मुख्यमंत्री बोल सकता है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं। लेकिन जब वो ईसी के पास उनको बुलाया गया, जब बाहर निकले तो उनकी आवाज ही बदल गई क्योंकि वो क्षमा मांगने वाले हमेशा मुख्यमंत्री रहे हैं, जो हमेशा क्षमा मांगते हैं। एक धारणा बन गई है, उनको चिंता थी। वो कहते थे, भाषण दे रहे थे कि इसलिए ईसी ऐसा काम कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने भविष्य की, कुछ दिनों बाद रिटायर हो जाएंगे, उनको अपनी भविष्य की चिंता है। वो अपनी भविष्य की चिंता करें। 8 तारीख को दिल्ली की जनता उनको हमेशा के लिए विदा कर देगी। वो अपनी चिंता करें, दूसरों की चिंता ना करें। मैं इसलिए हैरान हूं कि ऐसे ऐसे वक्तव्य दिए जा रहे हैं चुनाव के समय। हमारे साथी बोल रहे हैं ये विषय नहीं है, यही विषय है और कोई विषय नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश का हर चीज व्यक्त की जा सकती है, यही तो है। अब दिल्ली की बात हो रही तो चिंता हो रही है इन लोगों को। इसलिए चिंता हो रही है कि दिल्ली से विदा हो रहे हैं अब ये लोग। जो दिल्ली ने देखा है पिछले 10 सालों में, उससे विदा हो रहे हैं तो इनको चिंता हो रही है। दिल्ली पे मैं बाद में आऊंगा, जरूर आऊंगा। और यही दिल्ली के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, सब पे आऊंगा मैं। क्यों नहीं आया? क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप प्लीज। मैं जानता हूं कि इनको चिंता क्यों हो रही है। वो बात व्यक्त महामहिम ने अपने भाषण में कहा था कि जब तीसरी बार मोदी जी की सरकार आई है तो 3 गुना गति से काम कर रही है। उससे इन लोगों को चिंता हो रही है क्योंकि इनको अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। पहले सोचते थे कि 29 में आ जाएंगे, अब तो इनको दिखाई नहीं दे रहा कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे। तो इसलिए इनको परेशानी हो रही है, इसीलिए ऐसे वक्तव्य दिए जा रहे हैं। मैं जो हमारे महामहिम ने अपने भाषण में बोला उसको बताना चाहता हूं। उन्होंने जो सबसे पहली बात कही, उन्होंने आवास की बात करी। भाषण में जब उन्होंने विकास की बात की, सबसे पहले आवास क्यों कहा उन्होंने? वो व्यक्ति, हमारी सरकार ये मानती है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि उनका लक्ष्य है कि हर
इस देश के एक एक नागरिक के सर पर पक्की छत हो। सबसे पहले उन्होंने अपने क्या कैबिनेट में पास किया कि 3 करोड़ नए घर हम बनाएंगे। इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि पीड़ा क्या है आम नागरिक की। आज परिवार चाहता कि उसके सर पर पक्की छत हो, खाने को भोजन मिले। बार बार ये कहा जाता है कि आप लोग तो बार बार ये कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है, तो क्या ये 80 करोड़ लोग गरीब हैं? इन लोगों को इतना समझ में नहीं आता है कि सरकार का क्या दायित्व है, क्योंकि इन लोगों ने 65 साल में अपना सरकार का जो धर्म था वो तो निभाया नहीं। इसलिए इनको पता तो है नहीं, इसलिए इन लोग कभी काम किया नहीं। इन्होंने आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए कभी काम किया नहीं। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं 80 करोड़ लोगों को इसलिए राशन दिया जाता है। एक चीज होती है हैंड होल्डिंग, जो भारत सरकार को करना चाहिए, जो अपने देश के नागरिक है उनकी मदद करना, उनका सहयोग करना। हम फ्री में राशन नहीं बटा रहे, हमारे दायित्व और कर्तव्य है कि अपने गरीब लोगों को सहयोग करें, उनके साथ ले। ये नारा नहीं है सिर्फ गरीबी हटाओ। आज हमारी सरकार ने करके दिखाया है। महामहिम ने अपने भाषण में कहा है 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। ये हमने करके दिखाया है इन 10 सालों में, और यही हमारे इस दस्तावेज में। हमारे अब साथी बोलेंगे क्या है, ये भाषण हो रहा है? ये भाषण ही होना है, इसमें यही करना है। मैं उसके बाद मैं जो एक बहुत अच्छी योजना स्वामित्व की जो शुरू की है हमारी सरकार ने, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं वो बात नहीं रिपीट करूंगा जो हमारी सहयोगी ने कह चुकी हैं। मैं नई जो और चीजें भाषण में थी उनके बारे में कहूंगा। स्वामित्व योजना मैं मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है हमारे ग्रामीण लोगों के लिए, क्योंकि आज जब हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो हमको दिखाई देता है कि आपस में सबसे ज्यादा लड़ाई होती है अपनी जमीन के बारे में। रोज हमें कहा जाता है कि तहसील में हम बात कर लीजिए कि हमारा ये जमीन का ये है, हमारी जमीन के अंदर वो घुस रहा है। सबसे ज्यादा आज आप जानते हैं, आप खुद बलिया से आते हैं, आप सब जानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में क्या हालत है आज। तो इसलिए जो माननीय प्रधानमंत्री ने इसको सोचा, जो कभी किसी ने नहीं सोचा। आज करीब 6.5 करोड़ लोगों को 6.5 लाख विलेजेस हैं, जिसमें करीब 1.25 करोड़ लोगों को स्वामित्व का सर्टिफिकेट दिया जा चुका है, और पिछले 6 महीनों में 70 लाख लोगों को दिया गया है। आज उनके पास एक दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज है, जो अपनी जमीन का स्वामित्व, उसको पता है कि मेरी जमीन कितनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसको कई लोग मजाक में लेते हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं ऐसी समस्याएं जिसको ये आजादी के तुरंत बाद ये होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग उस समय सत्ता में थे जो ना गांव को जानते थे, ना इस देश के गरीब को जानते थे, और उन लोगों ने उस तरह से योजनाएं बनाई। मैं बोलने दीजिए, थोड़ा बोलेंगे। मैं यही कह रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा सहयोगी होगा जो गांव में झगड़े होते हैं उनको खत्म करने के लिए। आयुष्मान योजना, सबसे पहले मैं फिर बोलूंगा तो इन लोगों को थोड़ा लगेगा, दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं हुई, बंगाल में भी नहीं हुई। हाँ, बंगाल में भी नहीं हुई, दो जगह नहीं हुई। क्यों? और जबकि कोर्ट ने प्लीज टेक योर सीट। सुष्मिता जी प्लीज टेक योर सीट। गोखले जी प्लीज टेक। माननीय नीरज जी, मैं आपस में बात करें प्लीज। आयुष्मान योजना जहां हर परिवार को 5 लाख रुपए इलाज के लिए, उसको योजना को अगर आप नहीं लागू करने हैं तो ये आप अपराध कर रहे हैं। उस क्षेत्र की जनता के साथ आप अपराध कर रहे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री ने एक और चीज उसमें जोड़ दी, करीब 6 करोड़ लोग जो 70 साल से ऊपर हैं, उनको भी, जो किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग, कोई भी अगर उनको किसी सूची में नहीं होना है, जो भी 70 साल से ऊपर है वो इस योजना से जुड़ जाता है। उसको 70 लाख, उन 6 करोड़ लोगों को भी 5 लाख रुपए की योजना से जोड़ा जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि कई चीजें हमारी सरकार ने इन 10 सालों में की है। आयुष्मान मुद्रा योजना, आज पहले उसमें कितना था? पहले 10 लाख, पहले और कम था, फिर उसको 10 लाख किया गया।
10 लाख को मैं बधाई देना चाहूंगा सरकार को कि उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। ये हमारे इससे नौजवान लोग इस लोन को ले रहे हैं, अपने उद्योग खोल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू में कहा था तो हमारे विपक्ष के साथी उसका मजाक उड़ाते थे कि नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। ये काम माननीय हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि कैसे नौकरी देने वाले 20 लाख रुपए में आज नए लोग अपना काम धंधा शुरू कर रहे हैं, नए लोग और लोगों को रख रहे हैं और बढ़ रहे हैं। कई लोग ऐसे, मैं उदाहरण में आपको अपने जिले से दे सकता हूं, जिन्होंने लोन लेकर आज अच्छी जगह तक पहुंच गए हैं। वो लोग समाज में उनका नाम हो गया है, वो लोग आज बधाई देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। मुद्रा योजना थी इसके का। रेलवे के बारे में मैं कहना चाहूंगा, आज अपने अभिभाषण में बोला कि अब वो रेलवे लाइन बन रही है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जोड़ेगी। हम लोग हमेशा ये माने हैं कि भारत एक है और इसको जोड़ने वाली चीज रेलवे है। आज चिनाब पे सबसे ऊंचा पुल बन रहा है, विश्व में सबसे ऊंचा। आज हम लोग रेलवे में कहां पहुंच गए हैं, क्योंकि मैं खुद रेलवे से बहुत चलता। रेल यात्रा, क्योंकि हमने अपने पिता से सीखा है, रेल यात्रा मैं अभी भी करता हूं। हवाई जहाज में कम चलता हूं, रेलवे में ज्यादा चलता हूं, क्योंकि रेल आप उसमें जाते हैं तो आम जो इस देश के लोग हैं उनसे आप मिल सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उनकी समस्याओं को जान सकते हैं। रेलवे में जितना सुधार ये पिछले 10 सालों में हुआ था उससे पहले कभी नहीं हुआ। कितना इस रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, सारी लाइनें इलेक्ट्रीफाई हो गई हैं, डबल कितना हुआ है। ये सारे काम, आज सबसे बड़ी चीज जो मैं देखा हूं परिवर्तन, शौचालय जो रेलवे में होते थे। मेरे को तो पता नहीं लगता विपक्ष के लोग रेलवे में चलते होंगे नहीं। जॉन, आप चलते रेलवे में? आपस में तो वो जो शौचालय हैं आज बायो टॉयलेट्स हो गए। हर रेल में बायो टॉयलेट है। प्लीज आपस में नो क्रॉस टॉक प्लीज। अभी मैं यही कहना चाहता हूं कि रेलवे का जो सुधार हुआ है पिछले 10 सालों में, जो वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। बायो टॉयलेट तो मैं कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे जीवन काल में ऐसी चीज होगी। जहां पर अब हम लोग जब स्टेशन पे खड़े होते थे तो खड़े ही नहीं हो सकता था आदमी, लेकिन आज जाइए स्टेशन कितने स्वच्छ हैं, नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं। बलिया का स्टेशन में अपना उदाहरण देना चाहूंगा। आप खुद वहां कितनी बार उतरे हैं, आप खुद जानते हैं। आप परिवर्तन आप खुद देखा है आपने कि क्या पहले मेरे ख्याल से आजादी के बाद उनसे काम ही नहीं हुआ था उस रेलवे स्टेशन में। आज आप जाइए देखिए, एक आधुनिक रेलवे स्टेशन है वहां और प्लेटफॉर्म बड़े हैं और ट्रेनें बड़ी हैं। ये परिवर्तन है। वंदे भारत जैसी ट्रेन हमारे यहां भी कुछ दिन चली थी, भाई आगे चलने वाली है। आज जो हमारे देश में नेशनल हाईवे है, जो एक्सप्रेसवे हैं, मैं 14 के पहले मेरे ख्याल से एक पूना मुंबई एक्सप्रेसवे था, उसके अलावा एक्सप्रेसवे में तो वो जानता ही नहीं था मैं। नहीं, और मेरे ख्याल से दिल्ली से लखनऊ तक था। कौन सी सोच की बात कर रहे हैं? अब मैं